नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के युवाओं को दिए चैलेंज की, केंद्र को लिखी सोनिया गांधी की चिट्ठी की, जानेंगे कि बिहार में बन रहे कौन से नए समीकरण और कांग्रेस ने शिवराज कैबिनेट पर क्यों उठाए सवाल, और आखिर में बात कंपनी रजिस्ट्रेशन में आई गिरावट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सेवा ही संगठन कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सराहा। कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए देश की सेवा है सबसे पहले। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। देश के अंदर कहीं भी रोड बनाने में पड़ोसी देश की कंपनियों को नहीं मिलेगा ठेका। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। हमने दिल और दरवाजे दोनों किए बंद, लगा नो एंट्री का बोर्ड। मध्य प्रदेश में विधायक रामेश्वर शर्मा को नियुक्त किया गया सदन का प्रोटेम स्पीकर। राज्यों के कार्यकारी राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर पद पर किया नियुक्त। विधानसभा के स्पीकर के चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहेंगे रामेश्वर शर्मा। कांग्रेस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत। कहा, भारतीय सरजमी को मुक्त कराने के लिए करना चाहिए राजधर्म का पालन। सरकार ने जीएसटी टैक्स पेयर्स को दी बड़ी राहत। अब मासिक तिमाही आधार पर सेल्स रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर नहीं देनी होगी 500 रुपए से ज्यादा की पेनल्टी। बस इस महीने ही लागू रहेगा ये नियम। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत ने लद्दाख में पड़ोसी देश की हिमाकत के खिलाफ अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट से लेकर कई ऐप्स को भी केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे पड़ोसी देश को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन इसी कड़ी में अब मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके लिए पीएम मोदी ने आज देश के युवाओं को चैलेंज दिया है। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। भारत में इन दिनों विदेशी सामानों के बहिष्कार और वोकल फॉर लोकल की आवाज जोरों से बुलंद हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आत्मनिर्भर भारत की बात कह चुके हैं। हर मंच से वो आत्मनिर्भर भारत अभियान का नारा बुलंद कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने इस सपने को साकार करने के लिए भी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल पड़ोसी देश की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने न सिर्फ 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, बल्कि अब इस मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई है। पीएम मोदी ने डिजिटल आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने इस चैलेंज की सूचना ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि आज मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय के बीच अपार उत्साह है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन मिलकर इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करने का दृष्टिकोण और क्षमता है, तो टेक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि जिन प्रतिभावान युवाओं के आइडिया में दम है या फिर जो बेहतर काम करना चाहते हैं और उनके द्वारा सुझाए गए आइडिया पसंद किए जाते हैं, तो उसे आगे बढ़ाने में सरकार की तरफ से युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस चैलेंज के तहत आपको मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया और फोटो वीडियो एडिटिंग ऐप बनाना होगा। इस चैलेंज के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। इस चैलेंज का मंत्र है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। ऐसे में देखना है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर युवा क्या कुछ इनोवेट करते हैं और कैसे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, पीएम मोदी ने चैलेंज तो दे दिया, हमारे देश में प्रतिभाएं भी हैं जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर हर तरीके से ऐप बना सकती हैं। दुनिया के आईटी हब में ज्यादातर आईटी एक्सपर्ट्स भारत के ही होते हैं। क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि हमारे देश की प्रतिभाएं देश के काम आ जाएं और देश में ही उन्हें बेहतर काम करने के मौके मिल सकें? देखिए प्रिया, अमूमन देखा जाता है कि जब तक हम मुसीबत से घिर नहीं जाते तब तक उससे बचने के उपाय नहीं सोचते हैं। मोदी जी ने युवाओं को ऐप्स या मोबाइल गेम्स बनाने का जो चैलेंज दिया है वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है प्रिया कि अब जाकर इस तरह की पहल के बारे में क्यों सोचा गया। दरअसल वोकल फॉर लोकल या आत्मनिर्भर भारत कहने भर से स्थितियां सही नहीं हो जाती हैं। हमारे हालात तो तभी सुधरेंगे जब उनमें सुधार के लिए सही फैसले लिए जाएंगे। जैसे सरकार चाह रही है कि एमएसएमई आगे बढ़े,
लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए ये भी देखना होगा। इसी तरह आज सरकार चाह रही है कि हमारे युवा ही मोबाइल के लिए ऐप्स बनाएं, लेकिन ये काम रातों रात तो नहीं हो सकता है। इसके लिए जिस तरह की पढ़ाई, ट्रेनिंग और रिसर्च की जरूरत होती है, उसके लिए सरकार की तरफ से अब तक क्या किया गया ये भी देखना होगा। पिछले 6 सालों में तो देश के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई से ज्यादा राजनीति हावी रही है। हम सब ने देखा है, वर्ग भेद और जाति भेद पहले से अधिक बढ़ा है। संपन्न लोगों के लिए तो फिर भी सारी सुविधाएं जुट जाती हैं, लेकिन गरीब और कमजोर तबके में जो प्रतिभाशाली युवा हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कितने मौके मिलते हैं ये भी देखा जाना चाहिए। मोदी जी ने चैलेंज तो सभी के लिए दिया है, लेकिन जो लोग रोज के जीवन यापन की चिंता में जुटे हुए हैं, वे कैसे इस चैलेंज को स्वीकार कर पाएंगे ये भी बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है प्रिया कि इतने सालों तक भारतीय युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार ने क्या किया? क्यों हमारे देश में विदेशी ऐप्स धड़ाधड़ प्रचलित हो गए, जबकि भारत के लोग ही दुनिया की अधिकतर IT कंपनियों में काम करते रहे हैं? ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? सच तो यह है प्रिया कि मोदी जी को अपने चैलेंज के साथ साथ इन सारे सवालों का जवाब भी देने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश में पूर्णबंदी लागू होने के बाद से हर क्षेत्र में कामकाज ठप हो गया, लेकिन अब देश में अनलॉक मोड की शुरुआत हो चुकी है। 1 जुलाई से अनलॉक 2 का आगाज हो चुका है, तो हर क्षेत्र में फिर से कामकाज शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र भी शामिल है। जी हां, सरकार ने अब उन परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ा दी है जो जुलाई में होनी थी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने JEE और नीट की परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान किया है। देश में स्वास्थ्य मुसीबत दिन ब दिन और भी ज्यादा विकराल होती जा रही है, जिसके चलते उन छात्रों की परेशानी बढ़ गई है जिनकी इसी महीने JEE और नीट की परीक्षाएं होनी है। लेकिन सरकार ने अब लाखों छात्रों की इस परेशानी को हल करने का फैसला लिया है। जी हां, JEE और नीट की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों की परेशानी का समाधान करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब JEE मेंस की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होंगी और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होंगी, जबकि JEE एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को होगी। पहले JEE की परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होनी थी। नई तारीखों की घोषणा करते हुए निशंक ने कहा, इस स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान हमारी प्राथमिकता छात्रों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। JEE और नीट की परीक्षाओं को लेकर देश से लेकर विदेश के छात्रों में काफी अनिश्चितताएं फैली हुई थी। इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए हम अभी एग्जाम डेट आगे बढ़ा रहे हैं। परीक्षा करवाते समय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाएगा, ताकि छात्रों को इस मुसीबत से दूर रखा जाए। निशंक ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और सभी एहतियाती इंतजाम भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं सभी JEE और नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो अपने मन से हर तरह की अनिश्चितता को हटाकर सिर्फ अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। आखिरकार सरकार ने नीट परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया, लेकिन इसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया ने कहा है कि सरकार का ध्यान पिछड़ा वर्ग के छात्रों की ओर नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने PM मोदी को पत्र भी लिखा है और पिछड़ा वर्ग के लिए मेडिकल संस्थानों में कोटा देने का आग्रह किया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार पर अक्सर सवालों की बौछार करने वाली कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, लेकिन इस पत्र में ना तो सरकार की नीतियों का जिक्र किया गया है और न ही किसी तरह के सुझाव दिए गए हैं, बल्कि इस बार सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को OBC कोटे को लेकर पत्र लिखा है। सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल कॉलेजों में OBC अभ्यर्थियों के लिए कोटा सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा यानी नीट के माध्यम से होने वाले दाखिले में अखिल भारतीय कोटे के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को दिया जाने वाला लाभ सिर्फ केंद्रीय संस्थानों तक सीमित है। सोनिया गांधी के पत्र का समर्थन करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनके बेटे राहुल गांधी ने लिखा, सामाजिक न्याय
न्याय के लिए सकारात्मक कार्रवाई जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में कहा कि अखिल भारतीय कोटे के तहत सभी केंद्रीय और प्रादेशिक मेडिकल शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% सीटें आरक्षित होती हैं। हालांकि ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस की ओर से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक अखिल भारतीय कोटे के तहत ओबीसी छात्रों के लिए कोटा सिर्फ केंद्रीय संस्थानों तक सीमित होता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटा लागू नहीं होने से साल 2017 के बाद से ओबीसी छात्रों को 11,000 से ज्यादा सीटें गंवानी पड़ी हैं। पत्र के आखिर में सोनिया गांधी ने कहा कि समता और सामाजिक न्याय के हित में केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि मेडिकल संस्थानों में भी मेडिकल और डेंटल के अखिल भारतीय कोटे के तहत ओबीसी छात्रों को कोटा सुनिश्चित किया जाए। अब केंद्र सरकार कांग्रेस की इस मांग पर क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। वाकई अब सोनिया गांधी की तरफ से मांग तो कर दी गई है, लेकिन ये मांग सरकार पूरी करती है या नहीं, ये देखना होगा। वहीं देखने लायक तो बिहार की सियासत भी है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ने लगी है। महागठबंधन में तो समन्वय समिति और तेजस्वी यादव के नाम पर तल्खियां बढ़ रही हैं, तो वहीं एनडीए में चिराग पासवान के तेवर बता रहे हैं कि यहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच अब सूबे में नए सियासी समीकरणों की सुगबुगाहट भी तेज होती नजर आ रही है। क्या बिहार की सियासत में बन रहे हैं नए समीकरण? ये सवाल सियासी गलियारों में उस वक्त से उठना शुरू हुआ है जब से कांग्रेसी सांसद अखिलेश सिंह ने कहा था कि रामविलास पासवान कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान से सियासत गरमाई ही थी कि अब आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि हर चुनाव नए समीकरण की संभावनाओं को लेकर आता है। दरअसल आरजेडी सांसद मनोज झा ने अखिलेश सिंह की बात पर कहा कि फिलहाल अखिलेश सिंह ने क्या कहा है वो अभी साफ नहीं है, लेकिन रामविलास पासवान को पहली बार संसद भेजने में आरजेडी का भी योगदान रहा था। ऐसे में हर चुनाव एक नए राजनीतिक समीकरण की संभावना को खोलता है। फिलहाल क्या रामविलास पासवान एनडीए को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये तो उनकी राय होगी, लेकिन राजनीति में नए समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी सालों से एक साथ हैं। आरजेडी ने कांग्रेस के अर्श से फर्श तक का सफर देखा है, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियां एक साथ रही हैं। रही बात अन्य दलों के साथ आने की, तो उसमें भी कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि अगर मुद्दों पर सहमति बन जाती है तो बाकी सारी बातें आराम से तय हो सकती हैं, फिर चाहे सीट बंटवारे की बात क्यों न हो। मनोज झा ने कहा कि कुछ दिनों से एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान के जो बयान और जानकारियां सामने आई हैं, उससे तो लगता है कि वो नाराज चल रहे हैं। ऐसे में क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं, ये तो एक बार स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही साफ होगा। अब कांग्रेस और आरजेडी के बयान से तो लग रहा है कि वो महागठबंधन में एलजेपी का स्वागत करने को तैयार हैं, लेकिन देखना होगा कि चिराग पासवान इस पर क्या फैसला लेते हैं। बिहार में नेताओं के बयान से नए समीकरण बनने की हलचल तेज हो गई है, तो वहीं हलचल तो फिलहाल मध्य प्रदेश में भी कम नहीं है, जहां तमाम सियासी उठापटक के बाद 2 जुलाई को शिवराज कैबिनेट का विस्तार तो हुआ, लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सिंधिया और शिवराज में वर्चस्व की लड़ाई देखी जा रही है, तो वहीं अब शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या को लेकर विपक्ष भी मुखर हो गया है। जी हां, कांग्रेस ने मंत्रियों की संख्या पर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में कई दौर की बैठकों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी नई टीम मिली थी, लेकिन अब कैबिनेट के विस्तार में मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संविधान का उल्लंघन करते हुए नियमों के खिलाफ जाकर शिवराज सरकार में ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, जिसके खिलाफ पार्टी जल्द ही कोर्ट का रुख करेगी। दरअसल 2 जुलाई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान ने फिर से कानून का उल्लंघन किया है। पहले तो उन्होंने बिना कैबिनेट के सरकार चलाई और जब राष्ट्रपति से शिकायत की तो 5 मंत्री बनाए, जो 12 से कम थे। उन्होंने कहा कि शिवराज ने विधायकों की प्रभावी संख्या 206 के 15% से ज्यादा मंत्री बनाकर कानून को तोड़ा है और कांग्रेस इस गैर कानूनी मंत्रिमंडल के खिलाफ कोर्ट जाएगी। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को खारिज किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने बताया कि मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस के आरोप में कोई संवैधानिक दम नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के 51वें संशोधन 2003 के अनुसार सदन की
ही कुल संख्या के 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। सदन की वर्तमान सदस्य संख्या का उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में अब बात कंपनी रजिस्ट्रेशन में आई गिरावट की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से ही अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन केंद्र ने हर बार मंदी की आशंका से इनकार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब स्वास्थ्य मुसीबत ने देश में दस्तक दी तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। तमाम रेटिंग एजेंसियां सरकार को इस हकीकत से रूबरू करवा चुकी हैं। इसी बीच अब कंपनियों के पंजीकरण में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने पहले ही गर्त में जा रही भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया है। हर क्षेत्र में पूर्णबंदी का नकारात्मक असर पड़ा है। नुकसान की भरपाई के लिए कई कंपनियों ने छटनी का रास्ता अपनाया है, तो कई कंपनियां बंद हो गई हैं और लोग बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य मुसीबत का जो असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, उसका एक और संकेत मिला है। जी हां, फरवरी 2020 से नई कंपनियों के पंजीकरण में भारी गिरावट आई है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि ज्यादातर उद्यमियों ने ऐसी पूंजी रोक ली है जिन पर नुकसान हो सकता है और नए उपक्रमों में निवेश करने में संकोच कर रहे हैं। अप्रैल 2020 में एमसीए में कुल 3,209 नई कंपनियां पंजीकृत हुईं। अप्रैल 2019 में 10,338 पंजीकृत हुई थी। यानी पिछले साल की तुलना में देखें तो नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में ये 70% की गिरावट है। मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि नई कंपनियों के पंजीकरण में तेज गिरावट इस साल फरवरी से शुरू हुई और अगले 2 महीनों में स्वास्थ्य मुसीबत के प्रसार के साथ इस गिरावट में तेजी आई। मार्च में जब पहले पूर्णबंदी की घोषणा की गई थी, नई कंपनियों का पंजीकरण घटकर 5,788 हो गया। अगले महीने ये संख्या घटकर 3,209 रह गई, यानी 45% की गिरावट आई। हालांकि एमसीए ने दावा किया है कि उसने नियमों में ढील दी है, लेकिन आंकड़ों से जाहिर है कि उद्यमी अब भी आश्वस्त नहीं है। दरअसल नई कंपनियों का पंजीकरण रुकने का एक बड़ा कारण है कि विदेशी कंपनियों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी अनिश्चितता आई है। ऐसे में अब सरकार उद्यमियों के लिए कारोबार का रास्ता सुगम बनाने और उनका डर दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।